सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वेंडिगो की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए। और काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कहानियाँ सुनते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए, आज की जो कहानी है उसे अब शुरू करते हैं। ब्रूस अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी अचानक से उसका जो फ़ोन था वो बजा। और जैसे ही उसका फ़ोन बजा तो उसने अपना फ़ोन उठाया और सामने से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर ब्रूस, मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आपके डैड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उन्हें एडमिट किया गया है। आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। जैसे ही ये बात ब्रूस ने सुनी तब उसका जो दिमाग था वो चकरा गया। वो सारा काम छोड़कर ऑफिस से भागा और अपनी कार में बैठकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल के अंदर घुसते ही वहां पर एक डॉक्टर उसका इंतज़ार कर रहा था और उस डॉक्टर ने कहा, क्या आप ही हैं मिस्टर ब्रूस? और ब्रूस ने कहा, जी मैं ही हूँ, मेरे डैड कहाँ है? और फिर उस डॉक्टर ने कहा, वो अभी बेहोश हैं, अभी कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल लीजिएगा और मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। और फिर ब्रूस ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद ब्रूस के जो डैड थे उन्हें होश आया और वहाँ अंदर जो नर्स थी उसने ब्रूस को अंदर बुलाया और कहा, आपके डैड होश में आ गए, आप उनसे बात कर सकते हैं। और ब्रूस अंदर आया। उसने देखा कि उसके डैड वहाँ लेटे हुए थे। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। ब्रूस के डैड ने कहा, ब्रूस ब्रूस क्या तुम आ गए? और जैसे ही ये बात ब्रूस ने सुनी तब ब्रूस ने कहा, जी डैड मैं आ गया। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? क्या हुआ था? और फिर ब्रूस के डैड ने कहा, पता नहीं बेटा, बस काम कर रहा था, अचानक से आंखों के सामने अंधेरा छा गया और गिर गया। उसके बाद कुछ याद नहीं, शायद पड़ोसी मुझे लेकर आए हैं। और फिर ब्रूस ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, जो भी लेकर आया है उसने बहुत अच्छा किया। अब आप ठीक तो है ना? और फिर ब्रूस के डैड ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस सर काफ़ी भारी भारी लग रहा है। और तभी नर्स ने कहा, मिस्टर ब्रूस आप अपने डैड को आराम करने दीजिए, अभी हो गया, आपने काफ़ी बातें कर ली। और ब्रूस वहाँ से बाहर चला गया। डॉक्टर ने ब्रूस को मिलने के लिए कहा था और उसके बाद ब्रूस सीधा डॉक्टर के पास गया और ब्रूस ने कहा, जी डॉक्टर, आपने कहा था कि आपको कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं उसी के सिलसिले में आया हूँ, बोलिए क्या बात है। और डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर ब्रूस, मैं कैसे बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। यह आपके लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, बट मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप को संभाल लेंगे। और ब्रूस ने कहा, जी बोलिए, आखिर क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और फिर उस डॉक्टर ने कहा, मेरी बात सुनिए, आपके जो डैड है ना, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है। हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन का ख़र्चा आप जानते ही है, काफ़ी महंगा है। इसलिए आप पैसों का जो है वो जल्द से जल्द वो बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि ऑपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके जो डैड हैं वो बच नहीं पाएंगे। जैसे ही ब्रूस ने ये बात सुनी तब उसके होश उड़ गए और ब्रूस ने कहा, क्या, कितना खर्चा आएगा वैसे डॉक्टर? और फिर उस डॉक्टर ने कहा, तकरीबन $1,00,000। ब्रूस एक सिंपल सी नॉर्मल जॉब करने वाला
लड़का था जिसकी सैलरी ही तकरीबन $5,000 पर मंथ थी, और अचानक से $1,00,000 जैसा बड़ा अमाउंट सुनकर उसकी जो हालत थी वो ख़राब हो गई। वो अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वो अपने डैड को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने डॉक्टर से कहा, मैं करता हूँ बंदोबस्त, आप चिंता मत करिए, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूँगा। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा, जल्दी से जल्दी करिए, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ब्रूस हॉस्पिटल से बाहर आया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर $1,00,000 जैसी बड़ी रकम वो कहाँ से लेकर आएगा, और वो यही सोचकर रोने लगा। उसका जो घर था वही तकरीबन 50 से 60 हज़ार डॉलर का था। उसने अपना घर बेचने का फैसला कर लिया। वो भले ही रोड पर आ जाता, लेकिन उसे ये मंजूर था। उसे अपने डैड को बचाना था, लेकिन बाकी के पैसे वो कहाँ से लेकर आएगा, ये बात उसे परेशान करने लगी। तभी वहाँ एक न्यूज़पेपर बेचने वाला आया और उसने ब्रूस से कहा, सर आप न्यूज़पेपर लेंगे? और ब्रूस मना करने ही वाला था, तभी अचानक से उसकी नज़र न्यूज़पेपर पे गई। उस न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ था, जीतने वाले को $1 मिलियन का इनाम। और जैसे ही ये बात ब्रूस ने पढ़ी, तब ब्रूस ने कहा, हाँ मुझे चाहिए। ब्रूस ने अखबार के पैसे दिए उस न्यूज़पेपर वाले को, और न्यूज़पेपर वाला वहाँ से चला गया। ब्रूस ने वो जो आर्टिकल था उसे पढ़ना शुरू किया। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था, देश के महान अरबपति एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उस कंपटीशन में कई सारे शिकारी एक जंगल में जाएंगे और वहाँ 10 दिन तक सरवाइव करेंगे, और आखिर दिन जैसे ही पूरा हो जाएगा, उस सरवाइव करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। जैसे ही ये खबर ब्रूस ने पढ़ी तो उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी, क्योंकि उसके जो डैड थे वो खुद एक शिकारी थे, और ब्रूस अपने डैड के साथ जंगलों में घूमा करता था। उसे शिकार करना भी आता था, और साथ ही साथ जंगल में कैसे रहा जाता है वो तौर तरीके भी आते थे। और बिना कुछ सोचे उसने उस आर्टिकल पर जो नंबर दिया था उस पर फ़ोन मिलाया, और सामने से एक पर्सन ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। और जैसे ही सामने वाले ने फ़ोन उठाया, तब ब्रूस ने कहा, जी मैं मिस्टर ब्रूस बोल रहा हूँ। मैंने ये अभी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा है, और इसमें जो कंपटीशन है मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पार्टिसिपेट कैसे किया जाएगा? और उसके बाद उस आदमी ने कहा, जी सर, आप मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए, और आप कहाँ रहते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए, आपकी उम्र, आपकी एक फ़ोटो, आपका कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कुछ भी प्रूफ वगैरह आप दे दीजिए। हमारे जो लोग हैं वो आपको लेने के लिए आ जाएंगे। और फिर ब्रूस ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली, और उसके बाद उस आदमी ने कहा, सर आप बस अब रेडी रहिएगा, 2 दिन बाद हमारे जो आदमी हैं वो आपके घर पर आएंगे, और आपको लेकर वो उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर कंपटीशन है। और फिर ब्रूस ने कहा, ठीक है। ठीक 2 दिन बाद ब्रूस के घर पर 2 आदमी आए, और उन्होंने पूछा, क्या ये मिस्टर ब्रूस का घर है? और फिर ब्रूस ने कहा, जी मैं ही हूँ। और फिर उन दोनों आदमियों में से एक आदमी ने कहा, हम आपको लेने के लिए आए हैं, आप तैयार हैं कंपटीशन के लिए? और ब्रूस ने कहा, जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ब्रूस ने सारा सामान तैयार कर लिया था। उसने अपनी जो डैड की गन अपने साथ रख ली थी, और साथ ही साथ जो भी ज़रूरी सामान होता है वो सारा सामान उसने रख लिया था, और वो उन आदमियों के साथ एक कार में बैठ गया। उन दोनों में से एक आदमी ड्राइव करने लगा, और काफ़ी देर सफ़र करने के बाद वो एक समुद्र के किनारे पहुंच गए। उन दोनों आदमियों में से एक आदमी ने कहा, जी आप नीचे उतर जाइए मिस्टर ब्रूस, बाकी आगे की बातें उतर के करते हैं। मिस्टर ब्रूस कार से उतर गया। उसने देखा कि वहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठा थे। ब्रूस ने पूछा,
क्या ये सभी पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं? और उन दोनों में से एक आदमी ने कहा, जी ये सभी पार्टिसिपेट करने के लिए ही आए हैं। ये सब शिकारी हैं। शहर के कोने कोने से ये शिकारी आए हैं। इन सबको काफ़ी तजुर्बा है जंगल में शिकार करने का और रहने का। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया और उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब सभी लोग ज़रा ध्यान से सुनिए, सब यहाँ पर आ जाइए। सब के सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब यहाँ पर आ जाइए। जितने भी शिकारी पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे सब वहाँ पर इकट्ठा हो गए। और फिर उस आदमी ने कहा, मैं आप सभी की हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप सभी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस कंपटीशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले को ही $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं, इस जंगल में जहां पर आप सरवाइव करेंगे वहां बहुत ही ज़्यादा खतरा है। बहुत ही ज़्यादा खतरे का मतलब है बहुत ही ज़्यादा। इतना खतरा है कि आपकी जान भी जा सकती है। तो मैं आपको अभी वार्न कर देना चाहता हूं, अगर कोई नहीं जाना चाहता तो वो यहीं से अपने घर वापस जा सकता है। लेकिन अगर एक बार वो उस जंगल के अंदर पहुंच गया तो वो सीधा 10 दिन बाद ही निकलेगा। तो अपना जो फैसला है उसे कर लीजिए, आपको जाना है या नहीं जाना। मैं आप सभी को 15 मिनट का टाइम देता हूँ। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। सारे लोग आपस में बात करने लगे और कई लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए क्योंकि मामला जान का था। इसलिए कुछ लोग वहाँ से डर कर चले गए और ब्रूस वहीं पर खड़ा रहा। तभी ब्रूस के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और ब्रूस ने पीछे मुड़कर देखा तो एक उसी की उम्र का एक आदमी खड़ा था। और उस आदमी ने कहा, आपका शुभ नाम? जिसके जवाब में ब्रूस ने कहा, मेरा नाम ब्रूस है। और आपका? और फिर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम जेसन है। और फिर ब्रूस ने कहा, काफ़ी अच्छा नाम है आपका। आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? और फिर जेसन ने कहा, जी मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैंने आपको देखा कि आप यहाँ पर अकेले खड़े हैं तो मैं भी अकेला था, मुझे लगा कि आपसे बात कर लेनी चाहिए। और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ थैंक यू सो मच, आपने मुझसे बात करी। हाँ अब देखते हैं चैलेंज में क्या क्या परेशानी होगी। और फिर जेसन ने कहा, तो आपको एक्सपीरियंस है जंगल में रहने का और वहाँ शिकार करने का? जिसके जवाब में ब्रूस ने कहा, हाँ मुझे है। मैं जब छोटा था तब मैं अपने डैड के साथ जंगल में जाया करता था शिकार करने। काफ़ी दिनों तक हम जंगल में ही रहते थे, मैं और मेरे डैड। तो मुझे वहाँ रहने के सारे तौर तरीके पता हैं। और आपको? और फिर जेसन ने कहा, जी मैं भी एक शिकारी हूँ, जंगलों में जा जाकर शिकार करता हूँ। और जब मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा तो इससे अच्छा मौका क्या होगा एक शिकारी के लिए, उसे जंगल में रहकर शिकार करने के। $1 मिलियन अगर इनाम में मिल रहे हैं तो इसलिए मैं आ गया। और यहाँ की भीड़ देखकर लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल होने वाला है ये चैलेंज। और ब्रूस ने कहा, अच्छा है ना, मुश्किल है, आसान होता तो मज़ा नहीं आता। तभी वहाँ ब्रूस की नज़र एक आदमी पर गई और ब्रूस ने कहा, हे जेसन, वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो मार्टिन है ना, शहर का जाना माना शिकारी। और फिर जेसन ने उस तरफ देखा तो उसने कहा, अरे हाँ ये तो शहर का काफ़ी फेमस शिकारी है, लेकिन इसके पास तो बहुत पैसा है, तो ये यहाँ कैसे आ गया? मार्टिन उस शहर का काफ़ी बड़ा शिकारी था। उसने काफ़ी खतरनाक जंगलों में जाकर शिकार किए थे। ब्रूस ये सब देखकर घबरा गया था कि आखिर इतने सारे शिकारी आए हैं, शहर के कोने कोने से बड़े बड़े शिकारी आए हैं, तो आखिर इतने सारे शिकारियों में से ब्रूस कैसे चैलेंज को जीत पाएगा और अपने डैड की जान बचा पाएगा? लेकिन ब्रूस के लिए पैसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। बात ब्रूस के डैड की जान की थी, इसलिए उसने बिना घबराए अपने दिमाग को और दिल को दोनों को समझा लिया कि वो अपना 100% देगा और किसी भी हालत में जीतेगा।
15 मिनट ख़त्म हुए और काफ़ी लोग जा चुके थे, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा शिकारी जो थे वो वहाँ पर खड़े थे। सबको पैसा चाहिए था, हर कोई जीतना चाहता था। और फिर वो जो बूढ़ा आदमी था जो कि थोड़ी देर पहले कुछ बोल रहा था, वो फिर से आया और उसने कहा, हाँ तो टाइम ख़त्म हुआ है, काफ़ी लोग जा चुके हैं और अभी भी काफ़ी शिकारी हैं। मैं सबसे पहले आप सभी की हिम्मत की दाद देता हूँ, क्योंकि डरपोक तो चले गए हैं। खैर हमें डरपोकों की ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये सामने आप बोट देख सकते हैं, आप सभी इस बोट पर बैठ जाइए। ये बोट आप सभी को जंगल के बाहर छोड़ देगी और उसके बाद आगे क्या करना है आपको वो पता चल जाएगा। जितने भी शिकारी आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, सब बोट पर बैठ गए और वो बोट जो थी वो चलने लगी। जेसन और ब्रूस आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फिर जेसन ने कहा, अरे मेरी बात सुनो, क्यों ना हम मिलके साथ में काम करें। हाँ, तुम देख ही सकते हो कि ये कंपटीशन कितना ज़्यादा है, तो अगर हम मिलके काम करेंगे तो इन सब को हम हरा सकते हैं और उसके बाद आपस में देख लेंगे कि कौन बेहतर है, वो जीत जाएगा। और फिर ब्रूस ने सोचा कि शायद जेसन सही कह रहा है, इतनी कंपटीशन में सबको हरा पाना काफ़ी मुश्किल है, अगर किसी का साथ होगा तो अच्छा होगा। और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, हम साथ में काम करेंगे। वो बोट काफ़ी घंटों तक चलती रही और उसके बाद वो एक आइलैंड पर पहुंची और वो बोट उस आइलैंड पर सारे शिकारियों को, सारे जितने भी लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन सभी को वहाँ आइलैंड पर छोड़कर वहाँ से चली गई। और वहाँ एक और आदमी खड़ा था। उस आदमी ने कहा, स्वागत है आप सभी का इस कंपटीशन में। तो ये जंगल आपके सामने है, इस जंगल में 10 दिन आपको सरवाइव करना है और इस जंगल में जो 10 दिनों तक सरवाइव कर लेगा उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, इस जंगल में जान जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ काफ़ी डरावने और भयानक जानवर हैं और ये जंगल इतना ज़्यादा घना और डरावना है कि यहाँ अंदर जाते ही सूरज की किरणें भी दिखनी बंद हो जाती हैं। दिन में भी यहाँ अंधेरा होता है इस जंगल में। तो आप सभी सावधान रहें। क्या आप सभी इस जंगल में जाने के लिए तैयार हैं? और फिर काफ़ी लोगों ने उस जंगल को देखा तो वो उस जंगल को देखकर ही डर गए, क्योंकि वो जंगल काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावना था। जेसन ने उस जंगल को देखकर कहा, ये जंगल तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ सरवाइव करना इतना आसान नहीं होगा। और ब्रूस ने कहा, हाँ तो क्या हो गया, हम दोनों साथ में काम करेंगे और हो जाएगा। और फिर उस आदमी ने कहा, चलिए जो जो उस जंगल में जाना चाहता है वो चला जाए और जिसे अभी भी घर जाना है वो यहीं रुक जाए। उस जंगल को देखने के बाद कई शिकारी जो थे उन्होंने जाने का जो मन था वो डर में बदल गया था, इसलिए वो उस जंगल में नहीं गए। और बाकी के जो खतरनाक शिकारी थे, जिन्हें भयानक से भयानक जंगल में रहने का एक्सपीरियंस था, उन्होंने अपनी बंदूकें उठाई और सब उस जंगल में जाने लगे। और जब वो सब जा रहे थे तभी उस आदमी ने कहा, आप सभी को 10 दिनों तक सरवाइव करना है और उस जंगल में सबसे ऊंची जो पहाड़ी है उस पर चढ़कर आपको रहना है। वो पहाड़ी इस जंगल के काफ़ी ज़्यादा अंदर है, कई किलोमीटर अंदर। और जैसे ही 10वां दिन ख़त्म हो जाएगा, 11वें दिन वहाँ पर हेलीकॉप्टर आपको लेने के लिए आ जाएगा। तो आपको इन 10 दिनों में सरवाइव करना है और उस पहाड़ी पर पहुँचना है। समझ गए सब? और फिर सबने कहा, हाँ हम समझ गए। और उसके बाद जेसन, ब्रूस और बाकी के जो शिकारी थे वो सब वहाँ उस जंगल में चले गए। जेसन और ब्रूस साथ में ही थे और वो आपस में बातें करते करते जा रहे थे। तभी अचानक से उन्होंने एक आवाज़ सुनी, अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो भाई, तुम मेरे साथ हो। मेरे साथ यानी कि मार्टिन के साथ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा शिकारी हूँ, समझे तुम। मैंने खतरनाक से खतरनाक जंगलों में जाकर शिकार किया है, बड़े से बड़े जानवरों को मार गिराया है
तुम घबराओ मत। और फिर ब्रूस ने कहा, ये मार्टिन है ना? और जेसन ने कहा, हाँ मार्टिन ही है। खैर हमें क्या, हम चलते हैं अपना, इसे करने दो जो ये कर रहा है ये सब। ब्रूस ने और जेसन ने उस मार्टिन को इग्नोर किया और वो आगे बढ़ने लगे। काफ़ी देर चलने के बाद अचानक से जेसन का जो पैर था वो एक दलदल में फंस गया और वो दलदल के अंदर जाने लगा। जेसन उस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। तभी ब्रूस ने कहा, तुम ये गलत तरीका अपना रहे हो, ऐसे तुम दलदल से नहीं निकल पाओगे। इस तरीके से तुम छोटे मोटे दलदल से तो निकल सकते हो, लेकिन बड़े दलदल से नहीं। और उसके बाद ब्रूस ने कहा, जब भी तुम्हारा पैर दलदल में पड़ जाए तब जितना कम हो सके उतना हिलो, क्योंकि ज़्यादा हिलोगे तो और भी ज़्यादा अंदर चले जाओगे। आसपास देखो कि कुछ पकड़ने के लिए सहारा है या फिर नहीं। अगर है तो उस सहारे को पकड़ो, जैसे ये जो बेल है इसे पकड़ लो और बाहर आ जाओ। जेसन ने ऐसा ही किया और वो दलदल से बाहर आ गया और उसने कहा, हाँ ये तरीका तो काम कर गया। थैंक यू सो मच दोस्त। वैसे मेरे दिमाग में एक सवाल है। और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ बोलो। और जेसन ने कहा, अगर ऐसी कोई चीज़ ना हो फिर क्या करें? फिर जब भी तुम जंगल में जाओ और वहाँ तुम्हें काफ़ी दिनों तक रहना हो तो तुम्हारे पास एक रस्सी होनी चाहिए ज़रूर। उस रस्सी को निकालो और हमेशा याद रहे उस रस्सी के कोने में एक हुक होना चाहिए। जो भी रस्सी तुम जंगल में लेकर जाओ उसके सिरे पर एक हुक होना चाहिए। उसे तुम किसी भी बड़े पेड़ पर फंसाकर अपने आप को आसानी से खींच सकते हो बाहर, समझे? बस तुम्हें फ्री टाइम में उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि तुम्हें परेशानी ना हो किसी भी चीज़ में हुक को फंसाने में, समझ गए? और फिर जेसन ने कहा, तुमने मुझे नया तरीका सिखाया, थैंक यू सो मच। वैसे तुमने कैसे सीखा ये सब? और ब्रूस ने कहा, मैंने मेरे डैड से सीखा, वही मुझे सिखाते थे। एक बार तो मैं दलदल में काफ़ी अंदर तक चला गया था और मैं तुम्हारी तरह ही कर रहा था, बार बार अपने आप को बाहर निकालने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा था और मैं और भी अंदर चला जा रहा था। मेरे डैड बाहर खड़े होकर देख रहे थे, उन्होंने मेरी मदद नहीं करी, उन्होंने सिर्फ मुझे रास्ता बताया। हड़बड़ी से काम मत लो, ठंडे दिमाग से काम लो, बाहर निकल जाओगे और मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। और जब मेरे डैड ने ये कहा तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और ठंडे दिमाग से काम लिया और बाहर निकल गया। और फिर जेसन ने कहा, लगता है तुम्हारे डैड काफ़ी बड़े शिकारी थे। और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ थे, ठीक थे, चलो अब आगे चलते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे और ऐसे ही दिन बीत गया। जैसे ही अंधेरा हुआ तब जेसन ने कहा, अब अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और ब्रूस ने कहा, हाँ मेरे पास खाने को तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी हमें वो खाना खाना चाहिए। और ब्रूस ने जब ये बात बोली तब जेसन ने कहा, अभी खाना नहीं चाहिए मतलब? और फिर ब्रूस ने जवाब दिया, अभी हमें शिकार के बारे में सोचना चाहिए। अगर शिकार हो जाए तब हमें शिकार खाना चाहिए, वरना जब कोई रास्ता ना बचे तब हमें अपने साथ लाया हुआ खाना खाना चाहिए। वरना जब ये खाना ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम शिकार किसी भी कारण से अगर नहीं कर पाएंगे तो हमें भूखे पेट सोना पड़ेगा, जो कि काफ़ी बुरी बात होगी, हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए पहले हम शिकार करने की कोशिश करते हैं, अगर शिकार नहीं होगा तो हम साथ में लाया हुआ खाना खाएंगे। और फिर जेसन ने कहा, यार असली शिकारी तो तुम हो, मैं तो बेवकूफ़ हूँ तुम्हारे सामने। और फिर ब्रूस ने कहा, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो। वो दोनों शिकार के लिए निकल पड़े। ब्रूस ने कहा, मेरी बात सुनो, ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है? पास पास में रहना।
यहाँ से 50 से 60 मीटर, इससे ज़्यादा आगे मत जाना। और हम में से अगर कोई भी भटक जाए तो या तो मैं आवाज़ लगा दूंगा या फिर तुम आवाज़ लगा देना। इसलिए ज़्यादा आगे मत जाना ताकि हमें एक दूसरे की आवाज़ सुनाई दे। और जेसन ने कहा ठीक है, मैं समझ गया। वो दोनों अलग अलग दिशा में गए। जेसन शिकार की तलाश कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ ब्रूस भी शिकार की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक शिकार नजर आ गया और वो भागता हुआ उसका पीछा करने लगा। वो जो शिकार था वो भी वहां से भागने लगा, लेकिन समय रहते ब्रूस ने फायर कर दिया और वो जो शिकार था वहीं पर ढेर हो गया। ब्रूस उस शिकार के पास गया और उसने उसे कंधे पर उठाया। तभी उसे जेसन के चिल्लाने की आवाज आई और जैसे ही उसने जेसन के चिल्लाने की आवाज सुनी तब उसने शिकार को नीचे ही फेंक दिया और वो उस दिशा में भागने लगा जहां से जेसन के चिल्लाने की आवाज आई थी। और फिर उसने देखा कि जेसन वहां जमीन पर गिरा हुआ था और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। ब्रूस ने कहा क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों? जिसके जवाब में जेसन ने कहा मैंने कुछ देखा, वहां कोई आंखें चमक रही थी। और फिर ब्रूस ने कहा तो इसमें डरने वाली क्या बात है, कोई जानवर होगा, कोई खतरनाक जानवर था क्या, जानलेवा? और जेसन ने कहा अब ये नहीं पता कि खतरनाक जानवर था या क्या था, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। और फिर ब्रूस ने कहा अरे यार, मुझे लगा कि कोई बड़ी मुसीबत हो गई है, इसलिए मैं शिकार छोड़कर भाग कर आ गया यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, चलो खड़े हो जाओ। जेसन खड़ा हुआ और उसने कहा अरे वो जो कोई भी था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और फिर ब्रूस ने कहा तुमने उसका शरीर देखा, कितना बड़ा था वो? और जेसन ने कहा बहुत ही ज़्यादा बड़ा, लेकिन मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, अंधेरा था ना, इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। और ब्रूस ने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ वो भूल जाओ, अब चलो। मुझे लगता है कोई जानवर होगा, वो भाग गया होगा। अगर कोई खतरनाक जानवर होता तो हमला कर देता। थैंक गॉड उसने हमला नहीं किया, जो भी था वो। चलो अब। वो दोनों शिकार के पास पहुंचे और ब्रूस ने देखा कि उसका जो शिकार था वो मार्टिन उठाकर लेकर जा रहा था। और तभी ब्रूस ने कहा अरे आप मेरा शिकार लेकर क्यों जा रहे हैं मिस्टर मार्टिन? और फिर मार्टिन ने पीछे देखते हुए कहा तुम्हारा शिकार? ये शिकार तुम्हारा कैसे हो गया? और ब्रूस ने कहा जी वो मेरा शिकार है, मैंने उसे अभी गिराया है। वो तो मेरे दोस्त की चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं शिकार छोड़कर उसे देखने के लिए चला गया था। और फिर मार्टिन ने कहा ओह मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं, इसे मैं रख लेता हूँ, तुम दूसरा शिकार कर लो। बदले में मैं तुम्हें ये लो 1 2 3 4 5, हाँ $5000 इसे रख लो। और फिर ब्रूस ने जेसन की शक्ल देखी और उसके बाद उसने मार्टिन की शक्ल देखी और कहा आप ये क्या कर रहे हैं? आप यहाँ सरवाइव करने के लिए आए ना, ये तो कंपटीशन है और मेरे हिसाब से तो ये चीटिंग हुई, आपको खुद शिकार करना चाहिए। और मार्टिन ने कहा ओ कम ऑन, कौन इतनी मेहनत करे, मुझे पैसों का लालच नहीं है, मैं तो सिर्फ नाम के लिए आया हूँ यहाँ पर। पैसे तो मेरे पास बहुत हैं, मैं तो बस चाहता हूँ कि मैं इस चैलेंज को जीत जाऊँ और जो मेरा नाम है वो और भी ज़्यादा फैल जाए। मैं यहाँ फालतू की मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और इसे रख लो और ये शिकार जो है वो मुझे दे दो। और फिर जेसन ने कहा अरे रख लेते हैं भाई, $5000 दे रहा है, हम दूसरा शिकार कर लेंगे। और फिर ब्रूस ने कहा हाँ तू सही कह रहा, रख लेता हूँ। ब्रूस ने वो पैसे रख लिए और उन दोनों ने आपस में आधे आधे बांट लिए और उसके बाद वो फिर से शिकार करने के लिए निकल गए। जेसन अपनी बंदूक लेकर शिकार की तलाश कर रहा था। तभी अचानक से अंधेरे में उसे 2 लाल आंखें चमकती हुई नजर आई। और उसके बाद ब्रूस ने कहा हे जेसन, जेसन क्या तुम्हें वहाँ वो आंखें नजर आ रही हैं? और जेसन ने जब उस दिशा में देखा तो उसने कहा यही तो थी वो लाल आंखें, इन्हीं को देख के तो मैं डर गया था।
और ब्रूस ने कहा, अच्छा ज़रा रुको, मैं फायर करता हूँ। ब्रूस ने उस दिशा में गोली चलाई और जैसे ही उसने गोली चलाई तब उसके बाद जो हुआ वो देखने के बाद ब्रूस और जेसन दोनों की आंखें खौफ से बड़ी हो गई। वो जो कोई भी था वो खड़ा हुआ और उसकी हाइट जो थी वो तकरीबन 9 फीट थी और उसके सर से सींगें निकली हुई थी। उसके सर पे जो सींगें थी वो बिल्कुल हिरण की तरह थी और उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा पतला था। वो एकदम इंसान की तरह लग रहा था लेकिन वो इंसान था नहीं। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। जैसे ही ब्रूस ने उस आदमखोर को देखा तब ब्रूस ने गोलियां चलाई और वो जो आदमखोर था वो पागलों की तरह उन पर हमला करने के लिए आया। तभी ब्रूस ने कहा, जेसन अपनी जान बचाओ। वो दोनों एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गए और वो जो आदमखोर था वो पेड़ को हिलाने लगा और वो जो नज़ारा था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। तभी उसने कुछ सूंघना स्टार्ट कर दिया और सूंघते सूंघते वो वहाँ से चला गया। ब्रूस और जेसन ने चैन की सांस ली और उसके बाद जेसन ने कहा, क्या वो चला गया क्या? और ब्रूस ने कहा, लगता तो यही है। वो दोनों काफ़ी घबराते हुए नीचे उतरे और उसके बाद ब्रूस ने कहा, ये यहाँ रहने में रिस्क है, बहुत आगे चलना पड़ेगा यहाँ से। अब मैं समझ गया कि इस जंगल में रुकने के लिए वो बिजनेसमैन $1 मिलियन क्यों दे रहा है। यहाँ जंगली जानवरों से नहीं बल्कि इन आदमखोरों से खतरा है। और फिर जेसन ने कहा, हाँ मेरे भी समझ आ गया, मुझे पहले पता होता तो मैं तो आता ही नहीं। और फिर ब्रूस ने कहा, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ में मिलके यहाँ से निकल जाएंगे। वो दोनों काफ़ी आगे बढ़ गए और उन्होंने एक सुरक्षित जगह देखी और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर टेंट लगाया। उन दोनों ने टेंट तो लगा लिया था लेकिन वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। डर की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। वो आपस में बात कर रहे थे। जेसन ने कहा, अरे यार ये जगह सुरक्षित तो है ना, कहीं वो आदमखोर यहाँ पे भी आ पड़े। और फिर ब्रूस ने कहा, अब इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, एक काम करते हैं, तुम 2 घंटे सो जाओ और मैं 2 घंटे सो जाऊंगा, ऐसे ही करते हैं। एक बंदा जगह रहेगा तो थोड़ी हिम्मत लगेगी सोने में। और जेसन ने कहा, हाँ तुम ये ठीक कह रहे हो। ब्रूस ने कहा, तुम पहले सो जाओ, मैं नज़र रखता हूँ, 2 घंटे बाद मैं तुम्हें उठा दूंगा। जेसन वहीं सो गया और ब्रूस जो था वो वहीं बैठा रहा। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद तभी अचानक से उसे वहाँ चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और वो चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो उसने पहली बार सुनी थी। वो आवाज़ किसी जानवर की नहीं थी। ब्रूस ने कई सारे जानवरों की आवाज़ सुनी थी और उसे जानवरों की आवाज़ की पहचान थी, लेकिन ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अनजान और काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा दूर से आ रही थी और यही सोचकर ब्रूस ने सोचा कि चलो जो भी है, बहुत दूर से आवाज़ आ रही है तो वो जो कोई भी है वो वहीं पर है, आसपास आएगा तो देखेंगे। काफ़ी देर तक ये आवाज़ आती रही और जैसे ही 2 घंटे पूरे हो गए तब ब्रूस ने जेसन को उठाया और कहा, हे जेसन, जेसन 2 घंटे पूरे हो गए यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरी आंखें बस बंद हो रही हैं, अब तुम जागो। और फिर जेसन ने कहा, हाँ भाई सो जाओ सो जाओ, मैं जागता हूँ। ब्रूस सो गया लेकिन उसे पूरी नींद नहीं आ रही थी अच्छी तरह से, वो कच्ची नींद में सो रहा था। तभी उसने कुछ महसूस किया जैसे किसी ने टेंट की जो है वो चैन खोली हो और ब्रूस ने देखा कि जेसन जो था वो टेंट की चैन खोल रहा था। और उसके बाद ब्रूस ने कहा, जेसन क्या हुआ? और जैसे ही ये बात ब्रूस ने कही तब जेसन ने ब्रूस का जो मुंह था वो दबा दिया और उसे चुप रहने के लिए कहा। और जेसन ने हाथों का इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? और फिर जेसन ने हाथों से इशारा करते हुए कहा,
बाहर देखो, चैनल किसी खोलकर, ज्यादा चैन मत खोलना। और फिर ब्रूस ने कहा ठीक है। और ब्रूस ने टेंट की चेन को हल्का सा खोला और उसने बाहर देखा। वो जो आदमखोर था वो अपने मुंह में किसी इंसान का पैर लिए वहां से जा रहा था और उसी पैर के मांस को खा रहा था। और ये सब काफी ज्यादा घिनौना और डरावना था। ये सब देखकर ब्रूस का जो दिमाग था वो खराब हो गया और उसका जो दिल था वो तेजी से धड़कने लगा। वो ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि उस आदमखोर को जेसन और ब्रूस के बारे में ना पता लग जाए। वो जो आदमखोर था वो वहां से चला गया और उसके बाद ब्रूस और जेसन ने चैन की सांस ली। उसके बाद उन दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई और पूरी रात उन्होंने ऐसे ही गुजार दी। सुबह सुबह वो टेंट से बाहर निकले। उन्होंने बाहर का नज़ारा देखा तो उन्होंने चैन की सांस ली। और फिर ब्रूस ने कहा अरे यार बहुत भूख लगी है, रात में कुछ खाया भी नहीं, पहली बार मैं खाना ही भूल गया। और उसके बाद जेसन ने कहा हाँ सही कह रहे हो भाई, मुझे भी भूख लगी है, चलो कुछ ढूंढते हैं जंगल में खाने के लिए। काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक फल का जो पेड़ था वो मिल गया और वो दोनों फल तोड़कर अपने अपने बैग में डालने लगे। और ब्रूस ने कहा अच्छा हुआ यार ये मिल गया, वरना काफ़ी परेशानी हो जाती। अब ये है कि हमें रास्ते में कुछ खाने के लिए मिलता रहेगा। और फिर जेसन ने कहा सही कह रहे हो। उन्होंने कई सारे फल जो है वो रख लिए। तभी ब्रूस का ध्यान जेसन की तरफ गया तो जेसन काफ़ी सहमा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी ब्रूस ने कहा क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? और फिर जेसन ने कहा अरे वो आदमखोर के मुंह में किसी इंसान का पैर था। आखिर वो कौन था? किसी इंसान का ही पैर था, वो किसी शिकारी का होगा। और फिर ब्रूस ने कहा हाँ बेचारा पैसों के लिए आया और मारा गया। फल इकट्ठा करके वो वहाँ से जाने लगे। तभी उन्हें कुछ गंदी सी बदबू आने लगी और वो बदबू बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। जेसन वहीं पर उल्टियाँ करने लगा और ब्रूस ने जैसे तैसे अपनी नाक को बंद किया। और तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी की कटी फिटी लाश वहीं पर पड़ी हुई है और उसके शरीर से मांस गायब है और उस आदमी का एक पैर भी गायब था। ये देखकर ब्रूस और जेसन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर गए और जेसन को याद आया कि उस आदमी को उसने वहाँ आइलैंड पर देखा था। और फिर जेसन ने कहा अरे यार इसको तो मैंने आइलैंड पर देखा था, अब क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला इसकी आत्मा को शांति दे। वो दोनों इतना भयानक नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा सहम गए थे और उन्हें समझ आ गया था कि उनकी एक गलती उनकी जान ले सकती है और उन्होंने पहले से ज़्यादा सतर्क रहने का फैसला कर लिया था। दिन भर वो रास्ते को पार करते रहे और तभी उन दोनों को वहाँ वो जो पहाड़ी थी वो नज़र आई। वो पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी जिसकी वजह से काफ़ी दूर से भी वो साफ साफ नज़र आ रही थी। तभी जेसन ने कहा ब्रूस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वही है ना पहाड़ी वो जो सामने नज़र आ रही है? और ब्रूस ने कहा हाँ यही है वो पहाड़ी, लेकिन जितना पास दिख रही है उतना पास है नहीं, काफ़ी किलोमीटर चलना पड़ेगा अभी। अंदाजे से 60 से 70 किलोमीटर, हाँ इतना होगा। और फिर जेसन ने कहा काफ़ी लंबा रास्ता है, हाँ काश 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 हम इस मिशन को पार कर लें, उसके बाद हम में से जो बेहतर होगा उसे इनाम मिल जाएगा और हम में से एक की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और फिर ब्रूस ने कहा ब्रूस ने जेसन को बताया नहीं कि वो ये चैलेंज सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पिता की जान बचाने के लिए कंप्लीट कर रहा है। वो दोनों साथ में आगे बढ़ते रहे
और काफ़ी किलोमीटर चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी ब्रूस की नज़र एक जगह गई और उस जगह को देखकर ब्रूस की जो आंखें थी वो खौफ से बड़ी हो गई। जेसन ने कहा, क्या हुआ ब्रूस, इतना घबरा क्यों गए? और फिर ब्रूस ने हाथों से इशारा करते हुए पीछे देखने को कहा और उसके बाद जेसन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एक पेड़ पर एक आदमी की लाश जो कि सड़ना शुरू हो गई थी वो पड़ी हुई थी। और उस लाश को देखकर जेसन और ब्रूस फिर से घबरा गए। उन्होंने अपने आप को थोड़ा बहुत संभाला ही था, लेकिन फिर से उन्होंने एक सड़ी हुई लाश देख ली थी, जिसकी वजह से उनके दिल में फिर से खौफ बैठ गया था। जैसे जैसे शाम हो रही थी वो दोनों परेशान हो रहे थे। उस आदमखोर का जो खौफ था वो उन दोनों के दिलों में भरा हुआ था। उन्होंने काफ़ी दिन ऐसे ही गुजारी। रात में बारी बारी सोकर उन्होंने रातें काटी और ऐसे ही उन्होंने 7 से 8 दिन जो थे वो गुजार दिए। 8वें दिन वो उस पहाड़ी के सबसे पास पहुंच गए थे और उसके बाद जेसन ने कहा, अरे यार ब्रूस, हमारे अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा, क्या हम ही सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं? जिसके जवाब में ब्रूस ने कहा, अरे यार अब तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सारे लोग आए थे, सिर्फ हम दो ही यहाँ तक पहुँचे, ये काफ़ी अजीब बात है। मुझे लगता है वो सब अभी जंगल में ही होंगे। हमें वक्त नहीं गंवाना चाहिए, हमें चढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। वो दोनों उस पहाड़ी को चढ़ने लगे और चढ़ते चढ़ते रात हो गई। वहाँ पहाड़ी के कोने पर एक सुरक्षित सी जगह थी। वो दोनों वहीं पर रुक गए और उन्होंने वहीं पर रात गुजारने का फैसला किया। रात के वक्त वो आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से जंगल में से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो पागलों की तरह चिल्लाता हुआ जंगल से बाहर आया। जेसन और ब्रूस की जब नज़र गई तो उन्होंने नीचे देखा तो वो आदमी जो था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। और उसके बाद जो हुआ उसे देखने के बाद ब्रूस और जेसन के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जंगल के अंदर से वही आदमखोर निकल कर आया और वो उस आदमी को, जो कि एक शिकारी था, उसे घूरने लगा। वो शिकारी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। ब्रूस ने बिना कोई देरी के अपनी बंदूक निकाली और उस वेंडिगो की तरफ गोली चला दी। गोली चलाते ही वो जो आदमखोर था उसने आसमान की ओर देखा और आसपास देखने के बाद उसकी नज़र ब्रूस की तरफ चली गई, लेकिन पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी और वो पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकता था, इसलिए उसने ब्रूस को नज़रअंदाज करना ही सही समझा और वो उस शिकारी को लेकर वहाँ से जंगल में भाग गया। जंगल के अंदर से उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद ही उस आदमी का एक कटा हुआ हाथ ब्रूस और जेसन के ऊपर किसी ने फेंका। ये सब देखकर ब्रूस और जेसन दोनों घबरा गए और उनकी जो दिल की धड़कनें थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। रात भर वो उस आदमखोर वेंडिगो की जो चीखें होती हैं उसे सुनते रहे। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई और उसके बाद जैसे ही सुबह हुई तब उन्होंने और भी तेज़ी से पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते और भी ज़्यादा देर लग गई। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते दोपहर हो गई और उन्होंने जब पहाड़ी की जो चोटी थी उसे देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि अभी भी बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई करनी बाकी थी। वो पिछले 2 दिन से चढ़ाई करे जा रहे थे और बिना आराम किए वो बस चढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी ये हाल था। दोपहर से फिर शाम हो गई और उन्होंने फिर से एक कोने पर आराम करने का फैसला किया। वहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा था, लेकिन उस आदमखोर की जो आवाज़ थी वो उस पूरे जंगल से जेसन और ब्रूस के कानों में जा रही थी और उस आवाज़ की वजह से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे और सहमे हुए थे। उन्हें डर लग रहा था कहीं जो हाल बाकी शिकारियों का हुआ वो हाल उन दोनों का ना हो जाए, इसलिए वो काफ़ी संभल कर रह रहे थे
उनका एक एक कदम वो काफ़ी फूक फूक कर ले रहे थे। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। जैसे ही 10वां दिन ख़त्म होता, वो जो हेलीकॉप्टर था वो उन्हें लेने के लिए आ जाता, इसलिए उन्हें पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना था। वो दोनों आपस में बात करते रहे और बारी बारी सोकर उन्होंने अपनी जो थकान थी वो थोड़ी बहुत कम करी। जैसे ही सूरज उगा, वो दोनों फिर से चढ़ाई करने लगे। काफ़ी हद तक उन्होंने जो चढ़ाई थी उसे पूरा कर लिया था और वो काफ़ी ऊपर तक पहुंच गए थे। तभी उन्हें वहाँ पहाड़ी पर एक गुफ़ा नज़र आई और उस गुफ़ा को देखकर वो हैरान हो गए। वो गुफ़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और फिर जेसन ने कहा, ब्रूस, हमारा काम आसान हो गया। ये देखो, ये गुफ़ा कितनी बड़ी है। अब हम यहाँ पर आराम कर सकते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, चलो ना अंदर चलते हैं। और फिर ब्रूस ने कहा, अरे यार, ये पहाड़ी पर ऐसी गुफ़ा, ऐसा तो कहीं मैंने देखा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अंदर जाना सेफ होगा। और फिर जेसन ने कहा, अरे चलते हैं ना, किसी आदिवासी की होगी जो कि काफ़ी सालों हज़ारों सालों पहले रहता होगा। अब ये खाली होगा, यहाँ कोई आदिवासी थोड़ी रहता होगा। हम चल के देखते हैं ना, अंदर चलेंगे तभी तो पता चलेगा। जेसन की बात मानकर वो दोनों थोड़ा अंदर ही गए थे। तभी उस अंधेरी सी गुफा में से काफ़ी गंदी और भयानक बदबू आने लगी और तभी जेसन का जो पैर था वो किसी चीज़ के ऊपर आ गया और जेसन ने देखा तो उसके पैर के नीचे एक इंसान का कटा हुआ हाथ था और उस कटे हुए हाथ को देखकर जेसन चीख पड़ा। ब्रूस ने पूछा, क्या हुआ? और उसके बाद जब ब्रूस ने जेसन के पैर के नीचे देखा तो उसकी भी जो आंखें थी वो खौफ से बड़ी हो गई। ब्रूस ने वहाँ पर टॉर्च जलाई और उसके बाद जो उन्होंने गुफा के अंदर का नज़ारा देखा, उसे देखने के बाद उनका जो दिल था वो सहम गया। उस पूरी गुफा में इंसानों की जो लाशें थीं उसके टुकड़े पड़े हुए थे और वो सारे जो टुकड़े थे वो शिकारियों के थे, जो शिकारी चैलेंज कंप्लीट करने के लिए आए थे। तभी ब्रूस की जो नज़र थी वो गुफा में गई तो वहाँ पर कैमरास लगे हुए थे और उस कैमरास को देखकर ब्रूस का जो दिमाग था वो थोड़ा बहुत चला। जेसन ने पूछा, इंतज़ार क्या कर रहे हो भाई, निकलते हैं यहाँ से। और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ हाँ जल्दी। वो दोनों उस गुफा से बाहर निकले और उन्होंने चढ़ाई जो थी उसे जारी रखा। और फिर ब्रूस ने कहा, अब मैं समझा यहाँ माजरा क्या है। यहाँ पर शिकारियों को बुलाया गया और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे शूट किया जा रहा है, उसकी जो है मूवी बनाई जा रही है, एक रियल मूवी। उस गुफा के अंदर भी कैमरास लगे हुए थे। इसका मतलब उन लोगों की जो मौत हुई है उसे रिकॉर्ड किया गया है और ये सब सिर्फ एक चाल थी ताकि लोग आएं और जो भी ये सब ऑर्गेनाइज करवा रहा है उसे डार्क फुटेजेस मिल सके। और जैसे ही ये बात जेसन ने कहा, डार्क फुटेजेस, ये क्या होता है ब्रूस? और फिर ब्रूस ने कहा, डार्क फुटेजेस कुछ ऐसी फुटेजेस होती हैं जो कि साइको लोग देखते हैं। साइको वो होते हैं जिन्हें इंसानों को दुख में देखने में, उन्हें तड़पते हुए देखने में मज़ा आता है। और ऐसे लोग लाइव मर्डर और भी कई सारी भयानक चीज़ें जो कि आम इंसान बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेगा, वो एंजॉय करके देखते हैं। और ऐसी वीडियोस के, ऐसी फुटेजेस के वो काफ़ी ज़्यादा पैसे देते हैं। हमें इसलिए बुलाया गया ताकि यहाँ पर डार्क फुटेजेस रिकॉर्ड हो सके और बाद में उसे डार्क वेब पर ऐसे साइको लोगों को बेचा जा सके जिन्हें ये सब मार काट और घिनौनी चीज़ें देखना पसंद हो। ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी पता था कि कोई भी इस चैलेंज से ज़िंदा नहीं बचेगा, ये आदमखोर सबको मार देगा। इसलिए उनके $1 मिलियन भी खर्च नहीं होने वाले थे। कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन वालों को सिर्फ फ़ायदा ही होना था। और फिर जेसन ने कहा, अगर ये सब सच है तो वो हमें पैसे देंगे? और फिर ब्रूस ने कहा, पैसे तो उन्हें देने पड़ेंगे अगर हमने ये चैलेंज पूरा कर दिया तो,
क्योंकि वो जो आर्टिकल था वो पूरे न्यूज़ में छपा था। मेरा मतलब है सारे न्यूज़पेपर में छपा था और टीवी में भी आया है। और अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उनके ऊपर फ्रॉड का केस किया जा सकता है, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। पैसे तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन ये जो कुछ भी कोई करवा रहा है उसे हमें सज़ा दिलवानी पड़ेगी। बस हमारे पैसे हमें मिल जाए। रात हो गई और 10वां दिन ख़त्म होने वाला था। 11वां दिन शुरू होने वाला था और हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त आ सकता था। वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए थे और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। और फिर ब्रूस ने कहा, जेसन अब तुम सो जाओ। मैं नज़र रखता हूँ, उसके बाद मुझे भी नींद आ रही है, मुझे भी आराम की ज़रूरत है। और फिर जेसन ने कहा, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोऊंगा। वो सो गया और जेसन जब सो गया तब ब्रूस जो था वो आसमान की तरफ देखने लगा। और उसके बाद वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि उसके पिता की जो तबीयत है वो ठीक हो। वो ऊपर वाले से कह रहा था, प्लीज़ भगवान, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी जान बचाने के लिए मैं यहाँ तक आ गया, इतनी मेहनत करी, और अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर मैं अपने पिता की जान को नहीं बचा पाया तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। सब कुछ ठीक हो जाए। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवाज़ आने लगी और ब्रूस ने जेसन को उठाते हुए कहा, जेसन जेसन, हेलीकॉप्टर आ गया है। हेलीकॉप्टर आ गया था और वो दोनों काफ़ी खुश थे। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ने ही वाले थे, उससे पहले जेसन की पीठ पर किसी ने किसी भारी चीज़ से वार किया और जेसन वहीं ज़मीन पर गिर गया। ब्रूस ने पीछे देखा तो वहाँ मार्टिन खड़ा था और उसके हाथ में काफ़ी बड़ा एक लकड़ी का डंडा था जिससे उसने जेसन पर वार किया था। और ब्रूस ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी अचानक से मार्टिन ने कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। ये कंपटीशन सिर्फ मैं ही जीतूंगा, इसके लिए भले ही मुझे तुम्हें मारना क्यों ना पड़े। जेसन जैसे तैसे खड़ा हुआ और उसके बाद मार्टिन ने उन दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया। जेसन और ब्रूस अपने आप को बचा रहे थे और जेसन ने अपना आपा खो दिया और वो मार्टिन को मारने लगा। दोनों में हाथापाई हो गई और हाथापाई में ही जो मार्टिन था वो उस पहाड़ से नीचे गिर गया। जो कुछ भी हुआ था वो जेसन ने जानबूझ के नहीं किया था और ये बात ब्रूस भी जानता था। और फिर जेसन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, यह मैंने क्या कर दिया? अब मुझे जेल हो जाएगी, अब मुझे जेल जाना पड़ेगा, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। और फिर ब्रूस ने कहा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वो अपनी गलती की वजह से मारा गया है और ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। अब हमें चलना चाहिए। जेसन की आंखों में आंसू आ गए और उसने ब्रूस को शुक्रिया कहा। वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठे और वो हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर वहां से निकल गया। $1 मिलियन का इनाम देना था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को समझ नहीं आ रहा था कि सरवाइव करके तो दोनों ही निकले हैं, तो आखिर इनाम देना किसको चाहिए। और फिर जो वो ऑर्गेनाइजेशन वाले थे उन्होंने कहा, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इनाम किसको दें, आप दोनों ही सरवाइव करके निकले। मिस्टर जेसन, आपको क्या लगता है, आप में से इनाम किसको मिलना चाहिए? और फिर ब्रूस को लगा कि शायद जेसन अपना ही नाम लेगा, लेकिन जेसन ने कहा, जी इनाम जो है वो मिस्टर ब्रूस को मिलना चाहिए। और जैसे ही जेसन ने ये बात बोली तब ब्रूस जेसन की शक्ल देखने लगा और उसे यकीन नहीं हुआ। और फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन वाले थे उन्होंने कहा, क्यों आप नहीं चाहते $1 मिलियन का इनाम? जिसके जवाब में जेसन ने कहा, हकीकत बात तो ये है
कि हम दोनों साथ में सरवाइव करके निकले तो हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिमाग था और मेहनत थी वो ब्रूस की ही थी। तो इनाम भी है जो है वो ब्रूस को ही मिलना चाहिए। वो जो ऑर्गेनाइजेशन वाले थे वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने $1 मिलियन का जो इनाम था वो ब्रूस को दे दिया। ब्रूस की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। और फिर ब्रूस ने जेसन से पूछा, क्या आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम चाहते तो अपना नाम लेकर इस प्राइस को पूरा ले सकते थे या फिर आधा कर सकते थे, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? और फिर जेसन ने कहा, उस वक्त जब मैं सो रहा था तब मैंने तुम्हें ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए सुन लिया था। मैं तुम्हें मान गया। तुम्हारे पिता की तबीयत खराब थी, तुम्हें अपने पिता के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, तभी तुम इस चैलेंज में आए थे। और मैं समझ गया कि तुम ही इन पैसों के असली हकदार हो। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन वाले मुझे सेलेक्ट करेंगे तो भी मैं इनाम नहीं लूँगा। इनाम के हकदार तुम हो। इनाम मिलने के बाद ब्रूस ने अपने पिता का इलाज करवाया और उसके पिता की जो जान थी वो बच गई और वो एकदम स्वस्थ हो गए। ब्रूस ने कुछ पैसे जेसन को भी दे दिए और जेसन ने उस पैसे से एक बिज़नेस स्टार्ट किया और वो बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा चलने लगा। उन दोनों की जो ज़िंदगी थी वो पटरी पर आ गई थी और वो अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी रहने लगे। और जब उन दोनों के पास पैसा और पावर आ गया तो उन्होंने वो जो काला सच था उस चैलेंज का उसे दुनिया के सामने रखा और वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी और जो भी उससे जुड़े हुए लोग थे सबको जेल हो गई। हाँ, गला सूख गया। तो कैसी लगी आप सभी को कहानी? मैं उम्मीद करता हूँ कहानी जो है वो पसंद आई होगी आपको, आवाज़ वगैरह सब कुछ पसंद आया होगा। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर से करें कि आपका क्या सजेशन है मेरे लिए, कुछ हो तो बता देना। और बाकी कैसी लगी वो सब कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वेंडिगो की डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो कहानियां शुरू करने से पहले जो बात मैंने आपको कल कही थी, कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो मेरा सेकंड चैनल है उसे भी जाकर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरा सेकंड चैनल है जो मैंने अभी न्यू क्रिएट किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि चैनल जो है वो यूट्यूब बहुत जल्दी डिलीट कर देता है। फेक स्ट्राइक का भी खतरा आजकल बहुत ज़्यादा है। तो भगवान ना करे इन फ्यूचर अगर मेरे इस चैनल पर कोई भी मतलब इशू वगैरह क्रिएट हो जाता है तो मैं आप में से किसी को खोना नहीं चाहता, क्योंकि आप सभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तभी इसलिए मैं बारिश में धूप में हमेशा मेहनत करता रहता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि मैं आप सभी को खोना नहीं चाहता। इसलिए आप उस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जो है वो प्रेस कर लें। तो मुझे उम्मीद है आपने चैनल को जो है वो सेकंड वाले चैनल को वो सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जैसे ही उस पर 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो उस पर वीडियोस डलना शुरू हो जाएगी। तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो। तो अपने अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लो और चलो आज की कहानी को जो है वो शुरू करते हैं। ये बात तकरीबन उस वक्त की है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी और उन्हीं छुट्टियों में मैं अपने दादा दादी के घर गया हुआ था। मुझे अपने दादा दादी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि हमेशा से मैं शहर में ही रह रहा था। मेरा जो गांव है, यानी कि जहां पर मेरे दादा दादी का घर है, वो जगह ज़्यादा विकसित नहीं है, यानी कि वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर
घरों के आसपास सिर्फ पेड़ पौधे हैं। वहाँ की जो हवा है, उस हवा में सांस लेकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हो। जब मैं पहली बार अपने दादा दादी के घर जा रहा था, तब मुझे लग रहा था कि शायद मैं कहीं किसी अमेज़न के जंगल में पहुंच गया हूं। लेकिन जब मैंने अपने पापा से पूछा, तब उन्होंने बताया, हमारा गांव ऐसा ही है, यहाँ की खूबसूरती ये पेड़ पौधे हैं, ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। जब मैं अपने दादा दादी के घर पहुंचा, तब मैंने घर को देखा। घर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तभी घर का दरवाज़ा खुला और अंदर से मेरी दादी जी निकल कर आई, और उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा राजा पोता आ गया। मेरे पापा ने सारा बैग वगैरह जो भी था वो गाड़ी की डिक्की से निकाल कर घर के अंदर रख दिया। मुझे कुछ करने के लिए नहीं मिल रहा था वहां पर, तो मैंने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन करके टीवी देखने लगा। और जब मेरे पापा ने मुझे टीवी देखते हुए देखा, तब उन्होंने कहा, ये क्या कर रहा है? घर पर भी तो टीवी ही देखता रहता है, यहां पर भी चैन नहीं है। और फिर मेरी जो दादी जी थी, उन्होंने कहा, तो क्या हो गया, टीवी देख रहा है तो देखने दे। मेरे पापा ने फिर दादी जी से कहा, अरे माँ, आपको पता नहीं है, ये घर पर भी दिन भर टीवी देखता रहता है, ऐसे इसकी जो बॉडी है वो खराब हो जाएगी, आलसी हो जाएगा, ये कुछ बाहर की एक्टिविटी नहीं करता, बस घर पर पड़ा पड़ा टीवी देखता रहता है। और फिर दादी जी ने कहा, तो बेचारा क्या करेगा इतनी सी उम्र में, पढ़ाई तो ठीक तरह से करता है ना। और फिर मेरे पापा ने कहा, अरे माँ, पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन शरीर भी तो कुछ होता है ना। अगर ये एक्टिविटी नहीं करेगा, चीज़ों को जो जो नई नई एक्टिविटीज़ है उन्हें नहीं सीखेगा, तो कैसे काम चलेगा। मुझे बचपन में देखा था, मैं कभी भी घर में शांति से नहीं बैठता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। कभी जंगल में पापा के साथ चला गया, उनके साथ शिकार पर भी जाता था, उनकी मदद करता था। और एक ये है, घर पर पड़ा पड़ा बस टीवी देखता रहेगा। और मैं ये सब सुन रहा था, तभी वहीं दूसरी तरफ मेरी जो मम्मी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा, माँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, बस घर पे बैठे बैठे टीवी देखता है और किसी चीज का से ध्यान नहीं रहता। तभी वहां एक कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से मेरे दादाजी निकल कर आए। जैसे ही मेरे पापा ने दादाजी को देखा, तब उन्होंने कहा, प्रणाम बाबूजी। ये कहकर उन्होंने दादाजी के पैर छुए और मम्मी ने भी दादाजी के पैर छुए। मेरे दादाजी मेरी तरफ देखने लगे और फिर मैं मुस्कुराते हुए उनके पैर छूने जा ही रहा था, तभी उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया और मुझसे पूछने लगे, अरे कैसा है तू? हाँ, सिर्फ फोटो में ही देखा था अभी तक, हकीकत में भी बहुत ज़्यादा प्यारा है तू, और होगा भी क्यों नहीं, मेरा पोता जो है। घर के सारे लोग हंसने लगे और फिर मेरे पापा ने कहा, अरे पिताजी, आपको पता नहीं है ये कैसा है, मैं जानता हूं इसे अच्छी तरह से, सिर्फ दिन भर टीवी देखता रहेगा और अगर कुछ टाइम मिलेगा तब घर में जो सामान होगा उसे तोड़ता रहेगा या फिर स्मार्टफोन ले लेगा और उसी में गेम खेलता रहेगा। बताओ, ऐसे कट रहा है इसका बचपन। और एक मैं था, आपके साथ शिकार पर जाता था, आपकी कितनी मदद करता था, कभी भी ऐसे फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करता था। और फिर मेरे दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही बात है, बहुत मेहनती था ये बचपन में, जब मेरे साथ शिकार पर जाता था और किसी छोटे मोटे जानवर की भी आवाज सुन लेता था, तब मेरे पीछे छुप जाता था, इतना ज्यादा बहादुर था ये। रास्ते में चल चल के इसके पैर दुखने लगते थे और फिर मुझे इसे पीठ पर बैठाकर घर लेकर आना पड़ता था। मेरे पोते को बुरा भला कह रहा है और खुद की आदतें नहीं देखता तू। और फिर मेरे पापा ने कहा, अरे पिताजी, अब तो उसकी साइड ले रहे। और फिर दादाजी ने कहा, तो क्या हुआ, मेरा पोता है, देखना ये बड़े होकर बहुत नाम रोशन करेगा मेरा, तू तो गधा है, किसी काम का नहीं।
चल अब चुपचाप से बैठ जा वहां पर। मेरे पिताजी मुंह बनाकर वहीं एक सोफे पर बैठ गए और मेरी जो मम्मी थी उनसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो थोड़ा बहुत हंस रही थी और दादी जी भी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी ही देर बाद मेरे दादाजी कपड़े पहनने लगे और फिर मेरी दादी जी ने पूछा, क्या हुआ, आप कहाँ पर जा रहे हैं? जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने कहा, बहुत दिन हो गए हैं शिकार नहीं किया, सोच रहा हूँ जाकर जंगलों में कुछ दिन शिकार करूं। और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा चलोगे? तभी मेरी दादी जी ने टोकते हुए कहा, अरे पागल हो क्या, बच्चे को क्यों लेकर जा रहे हो? अगर कोई जंगली शेर वगैरह या फिर कोई खतरनाक जानवर मिल गया तब क्या करोगे? जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने कहा, अरे तुम बेवकूफ़ हो क्या मुझे इतनी अकल नहीं है? मैं किसी खतरनाक जंगल में नहीं जा रहा, मैं यहीं पर पास वाले जंगल में जा रहा हूँ, वहाँ पर कोई भी खतरनाक जानवर नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो तुम तो मेरा बैकग्राउंड जानती ही हो, कितने कितने खतरनाक जानवरों को मैंने मौत के घाट उतारा है। और अपने पोते के लिए तो मैं बड़े से बड़े जानवर को मार के रहूंगा। मेरे दादाजी ने एक बंदूक उठाई और उस बंदूक को देखकर मुझे एकदम बॉलीवुड मूवी जैसा फील हो रहा था। मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने अपने दादाजी से कहा, दादाजी क्या आप मुझे भी ले चलेंगे? और फिर मेरे दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो, अगर तुम्हारा मन है तो, बस थोड़ा ध्यान रखना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर मेरे दादाजी ने कहा, ठीक है, फिर कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। वही मेरे पापा ने सोफे पर बैठे बैठे ही कहा, अब इसे पता चलेगा असलियत कैसी होती है, हकीकत की जो जिंदगी है वो कितनी मुश्किल होती है। अब जा रहा है ना शिकार पर। तभी मेरे दादाजी ने कहा, अरे चल चल अबे, तू तो बेवकूफ़ है, किसी काम का नहीं है, गधा कहीं का। मेरे पापा फिर से चुप हो गए। थोड़ी ही देर बाद मैं कपड़े पहनकर रेडी हुआ और मेरे दादाजी ने अपनी कार निकाली और रेडी होकर मैं कार के अंदर बैठ गया। दादाजी ड्राइव करते हुए मुझे एक जंगल के पास ले गए और वो जंगल दिखने में तो घना था, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे दादाजी ने पहले ही मुझे बताया था कि उस जंगल में कोई खतरनाक जानवर नहीं है। लेकिन फिर भी वो जंगल घना था। मेरे दादाजी ने उस जंगल के सामने गाड़ी को रोका और मुझे कहा, बेटा उतरो, हम आ गए हैं। जैसे ही मैं उतरा, मेरे दादाजी ने मुझे एक बैग पकड़ाया और कहा, ये टांग लो, इसमें काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। हाँ, मैंने उस बैग को टांग लिया और मेरे दादाजी ने अपने कंधे पर भी एक बैग को टांग लिया और उस बैग में काफ़ी ज़रूरी सामान था। मैं और मेरे दादाजी उस जंगल के अंदर चले गए। जब मैंने उस जंगल में पहला कदम रखा तब वहाँ का जो नज़ारा था वो देखने लायक था। वो जंगल काफ़ी ज़्यादा हरा भरा और खूबसूरत था। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, तो लो देखो कैसा लग रहा है ये जंगल। और मैंने अपने दादाजी से कहा, बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। हम दोनों आगे बढ़ गए। हम उस जंगल में घूम ही रहे थे, तभी अचानक से मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, चुप करो, अभी कुछ है, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? मैंने नाम में सर हिलाया और मेरे दादाजी ने मुझे छुपने के लिए कहा। मैं और वो एक झाड़ी में छुप गए और मेरे दादाजी ने कहा, अब चुपचाप देखो। तभी वहां पर एक जानवर आया और मेरे दादाजी ने उसकी तरफ गन को पॉइंट कर दिया और उसके बाद मेरे दादा ने कहा, अपने कान बंद कर लो। मैंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और फिर मेरे दादा ने जो है वो फायर किया और गोली सीधा उस जानवर को लगी और वो जमीन पर गिर गया। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, देखा कितना अच्छा शिकारी हूं मैं, एक ही शॉट में शिकार कर लिया मैंने अपने दादाजी से कहा, हाँ आप बहुत कूल है, आपने एकदम मूवीज की तरह शिकार किया।
वैसे आपको पता कैसे चला कि वो जानवर जो है वो आ रहा है? तभी मेरे दादाजी ने कहा, बेटा मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जंगल में कैसे सरवाइव करना है और कैसे शिकार करना है मुझे काफ़ी अच्छे से आता है। उन्होंने मुझे जो अपना बैग था वो पकड़ाया और कहा, ये लो, ये बैग थोड़ा पकड़ो और मेरे पीछे पीछे चलो, इसे हम गाड़ी की डिक्की में रख लेते हैं। ये जो शिकार है इसे हम गाड़ी की डिक्की में रख देते हैं और फिर घर चलते हैं। जिसके बाद मैंने अपने दादाजी से कहा, दादाजी लेकिन हम घर जाकर करेंगे क्या? बोर हो जाऊंगा मैं तो, और मेरे पापा भी तो यही कहते हैं कि मैं बस दिन भर टीवी देखता रहता हूं। क्यों ना हम रात को इसी जंगल में रुके और आपके साथ, इससे अच्छी जगह क्या होगी वक्त बिताने की। और आपने कहा भी था कि यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर नहीं है, तो हम आराम से यहाँ पर टेंट लगाकर रात गुजार सकते हैं। जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, आज रात हम इसी जंगल में रुकेंगे। चलो पहले ये जो शिकार है इसे गाड़ी में रख कर आते हैं। मैंने अपने दादाजी का बैग उठाया। वो बैग थोड़ा भारी था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तैसे मैंने उसे उठा लिया और मैं अपने दादाजी के पीछे पीछे चलने लगा। मेरे दादाजी थोड़े बूढ़े ज़रूर हो गए थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। उन्होंने अपने कंधे पर उस पूरे शिकार को उठा लिया, जो कि काफ़ी भारी भरकम था। वो आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे चल रहा था। मैं और मेरे दादाजी जंगल के बाहर पहुंचे और अपनी गाड़ी की डिक्की खोलकर उसमें शिकार रख रहे थे। तभी वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और उन्होंने मेरे दादाजी को देखते हुए कहा, हे मिस्टर माइकल, कैसे हैं आप? मेरे दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो पुलिस वाला जो था वो मेरे दादाजी का दोस्त था। और मेरे दादाजी ने भी कहा, और स्मिथ, मैं ठीक हूं, तुम बताओ कैसे हो? वो दोनों आपस में बात करने लगे। तभी उस पुलिस वाले ने कहा, क्या तुम शिकार करने के लिए आए हो? और फिर मेरे दादाजी ने कहा, हाँ, मेरा पोता जो है वो छुट्टियां मनाने के लिए मेरे पास आया है और मैंने सोचा कि शहर में तो बच्चे जो हैं वो बस टीवी मोबाइल यही सब देखते रहते हैं, तो कुछ बाहर की एक्टिविटीज़ भी करनी ज़रूरी है ताकि हेल्थ जो है वो थोड़ी सुधरे, वरना बैठे बैठे इंसान आलसी हो जाता है। और फिर मेरे दादाजी के दोस्त ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा बेटा भी दिन भर सिर्फ टीवी देखता रहता है, वो तो मुझे टाइम नहीं मिलता, वरना मैं भी उसे बाहर की एक्टिविटी करवाता, लेकिन यहाँ रात में मत रुकना। और फिर मेरे दादाजी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? और फिर उस पुलिस वाले ने बताया, एक्चुअली मुझे काफ़ी केसेस मिल रहे हैं, यहाँ से रात के वक्त 3 लोग गायब हो चुके हैं और वो कहाँ गए किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं है। काफ़ी सर्चिंग वगैरह चली लेकिन कुछ पता नहीं चला, तो रात के वक्त यहाँ पर कोई खतरा घूमता है, तो मैं यही कहूँगा कि रात के वक्त यहाँ पर रुकना मत, घर चले जाना अंधेरा होने से पहले। और फिर मेरे दादाजी ने कहा, ओह कम ऑन, मैं इतने सालों से यहाँ पर शिकार कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ यहाँ पर अजीब नहीं दिखा। बस हाँ, एक रात मुझे कुछ अजीब सा दिखा था, बट हाँ कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरे पोते ने मुझसे कहा है और मैं उसकी जो विश है उसे अधूरी नहीं छोड़ सकता। एक ही रात की बात है और गन भी मेरे पास है, तो फिर कोई खतरे वाली बात तो मुझे लग नहीं रही है। बाकी तुम मेरे दोस्त तो हो ही, अगर कोई बड़ा इशू हुआ तो मैं कॉल कर दूंगा, तुम बस भागते हुए आ जाना। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, लेकिन हाँ मेरी सलाह अगर तुम मान लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। बाय द वे तुम मुझे कभी भी कॉल कर देना, मैं फटाक से आ जाऊंगा। ये कहकर वो पुलिस वाला जो था वो गाड़ी में बैठ गया और वहाँ से निकल गया। मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ये पुलिस वाला क्या कह रहा था, मतलब रात को खतरा? और फिर मेरे दादाजी ने बताया, अरे कुछ नहीं बेटा, अब
यहाँ पर जो है वो नौ सीखे लोग आ जाते हैं रात के वक्त, और जंगल काफ़ी घना है जिसकी वजह से वो भटक जाते हैं और फिर भटक भटक के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। उसके बाद में मिलते नहीं हैं और फिर पुलिस परेशान होती है। अगर आप नौ सीखे हैं, आपको नॉलेज नहीं है जंगल के बारे में, तो आप क्यों आते हैं? यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर भी नहीं है जो आपको हंट कर लेगा। तो वही है, आसपास अगर खोए होंगे और हमें मिल जाएंगे तो हम उन्हें रास्ता बता देंगे, उन्हें जंगल के बाहर तक छोड़ाएंगे। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे वक्त बीता और रात हो गई। अंधेरा होने से पहले मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, अरे सुनो, चलो टेंट लगाते हैं। और फिर मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी मुझे तो आता नहीं है, कैसे लगता है ये टेंट? जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, मतलब तुम मुझे देखना टेंट लगाते हुए, और मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा फॉलो करना। मेरे दादाजी मुझे बताने लगे और मैं देखने लगा। टेंट लगने के बाद मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, तो देखा तुमने, ऐसे लगाया जाता है। कभी भी आप आउटडोर में कहीं पिकनिक बनाने के लिए कहीं भी गए जहाँ पर आपको टेंट लगाना है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और फिर मैंने अपने दादाजी से कहा, ठीक है दादाजी, मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक ग्रेट पर्सन हैं। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि आप मेरे दादाजी हैं। आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और मैं जितना हो सकेगा आपसे उतनी चीज़ें सीख लूँगा। और मेरे दादाजी हंसने लगे और मेरे दादाजी ने कहा, चलो अब रात हो गई है, खाने का इंतज़ाम करते हैं। और फिर मैं और मेरे दादाजी मिलकर खाना बनाने की तैयारी करने लगे। वहीं हमने टेंट के बाहर एक बॉन फायर किया और खाना पकाने लगे। काफ़ी मेहनत के बाद खाना जो है वो तैयार हुआ और मैं और मेरे दादाजी बातें करते हुए खाना खा रहे थे। मेरे दादाजी ने मुझसे पूछा, कैसा लग रहा है खाना? और फिर मैंने जवाब दिया, दादाजी बहुत स्वादिष्ट है। लग ही नहीं रहा कि हमने जंगल में बैठकर इसे बनाया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल का खाना है। मेरे दादाजी हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे काफ़ी अच्छी कुकिंग आती है, खासकर जब मैं फॉरेस्ट में हूँ। जंगल से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार है। यहाँ पर शिकार करना, जंगलों में शिकार करना और ऐसे बैठकर खाना मुझे काफ़ी पसंद है। मैं और मेरे दादाजी एक दूसरे से बातें करते रहे और बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई। और फिर मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, चलो अब हमें सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह हमें घर भी जाना। तो चलो टेंट में चलते हैं। मैं और मेरे दादाजी टेंट में आ गए और मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, चलो अब सो जाओ। मैं चल चल के काफ़ी ज़्यादा थक गया था और मुझे नींद भी आ रही थी, इसलिए मैं जैसे ही लेटा 5 मिनट में मुझे नींद आ गई और मैं सो भी गया। मुझे कुछ ही घंटे हुए थे सोए हुए, लेकिन मेरी आंख जब खुली तब मैंने देखा मेरे दादाजी टेंट की चैन को हल्का सा खोलकर टेंट के बाहर कुछ देख रहे थे। मैं अपने दादाजी के पास गया और मैंने अपने दादाजी से कहा, क्या हुआ दादाजी, आप क्या देख रहे हैं? तभी उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया और कहा, चुप रहो, अभी खतरा है। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मेरे दादाजी ने तुरंत बंदूक को जो है वो लोड करना शुरू कर दिया और उसी वक्त मैंने भी बाहर देखा। तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी हालत जो है वो खराब हो गई। मैंने देखा कि वहाँ वो जो हमने बॉन फायर किया था उसके आसपास एक खूंखार सा दिखने वाला आदमखोर वेंडिगो घूम रहा था। उसको देखते ही मेरा जो दिल था वो मानो धड़कना बंद कर दिया था। मेरे दादाजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींचा और उन्होंने बंदूक की नली को टेंट की उस चैन से बाहर निकाला और निशाना लगाने लगे। और उन्होंने जो गोली थी वो किसी और डायरेक्शन में फायर कर दी। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो वेंडिगो किसी और साइड था। तो मेरे दादाजी ने दूसरी साइड पे फायर क्यों किया? तभी मैंने देखा वो आदमखोर वेंडिगो
पागलों की तरह उस डायरेक्शन में भागा जहां गोली चली थी। जिस डायरेक्शन में मेरे दादाजी ने फायर किया था वो वहां पर भागने लगा। तभी मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, चलो यहां से हमें निकलना होगा, इससे पहले वो यहां पर वापस आ जाए। मैं और मेरे दादाजी वहां टेंट से बाहर निकले और मेरे दादाजी ने वो जो बॉन फायर था उसमें से 2 लकड़ियां जो कि काफी मोटी और बड़ी थी उन्हें उठा लिया और मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। उस वेंडिगो को देखकर मेरी हालत पहले से ही खराब हो गई थी। मेरे दादाजी आगे आगे काफी तेजी से भाग रहे थे और मैं भी उनका पीछा कर रहा था। तभी मैंने वहां पर एक डरावनी सी चीख सुनी और वो चीख किसी भी इंसान या फिर जानवर की नहीं लग रही थी। मैं और मेरे दादाजी उस जंगल से भागते हुए निकल ही रहे थे। तभी मेरी नज़र वहां एक पेड़ पर पड़ी और मैंने देखा कि उस पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी। और सबसे डरावने वाली बात तो ये है कि वो जो लाश थी, उस लाश की जो मुंडी थी वो गायब थी और उसके शरीर पर जो मांस था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम था। सिर्फ हड्डियां दिख रही थी। और उसे देखने के बाद मेरा जो खौफ था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मेरे दादाजी ने मुझे कहा, अभी रुकने का वक्त नहीं है, बस भागते रहो। मैं अपने दादाजी के पीछे पीछे भागता रहा। मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम थी, मैं काफ़ी ज़्यादा थक रहा था, लेकिन मुझे भी पता था अगर मैं रुका तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैं जैसे तैसे अपने दादाजी का पीछा करते हुए भाग रहा था। मेरे दादाजी ने तभी अपना जो फ़ोन था वो निकाला और एक खुले एरिया में पहुंचे। उन्होंने अपना फ़ोन देखते हुए कहा, आजा 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 आजा, नेटवर्क्स आजा। अरे कहाँ है? तभी एक जगह पर उन्हें नेटवर्क्स मिल गए और मेरे दादाजी ने तुरंत अपने दोस्त को, जो कि पुलिस वाले थे, उन्हें कॉल किया और उन्होंने कहा, हेलो, तुम सही कह रहे थे, यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ मैंने एक आदमखोर वेंडिगो को देखा है और मेरी जान को खतरा है। मैं और मेरा पोता भी जंगल में ही है, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम फटाक से गाड़ी लेकर बाहर आ जाओ जंगल की। ये कहकर मेरे दादाजी ने फ़ोन काट दिया और फिर मैं और मेरे दादाजी फिर से उस जंगल से निकलने के लिए भागने लगे। उस जंगल के अंदर से काफ़ी डरावनी चीखें सुनाई दे रही थी और वो चीखें किसी आम जानवर या किसी इंसान की तो नहीं थी। मैंने भागते हुए ही अपने दादाजी से पूछा, दादाजी डरावनी सी चीखें किसकी है? जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने कहा, बेटा अभी कुछ पूछने का टाइम नहीं है, बस भागते रहो। जैसे तैसे मैं और मेरे दादाजी उस जंगल से बाहर निकले और उसके बाद जो हमने देखा उसे देखने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा डर गए। हमने देखा जो हमारी कार थी उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तभी मेरे दादाजी ने कहा, हर्ष, मुझे पता लग गया था कि वो आदमखोर मांस के चक्कर में मेरी गाड़ी को तोड़ फोड़ देगा। अब जल्दी से बस वो पुलिस वाला आ जाए। उस आदमखोर वेंडिगो ने गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। मैं और मेरे दादाजी उस पुलिस वाले का इंतज़ार कर रहे थे। वो जो वक्त था, वो जो इंतज़ार था, एक एक सेकंड एक एक साल के बराबर लग रहा था। और ऊपर से उस जंगल में से उसी आदमखोर वेंडिगो की चिल्लाने की आवाज़ बार बार आ रही थी, जो कि हमारे खौफ को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आपके पास तो बंदूक है ना, तो आपने उस आदमखोर को क्यों शूट नहीं किया? और फिर मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, बेटा उन आदमखोरों को मारा नहीं जा सकता। मैंने उन्हें पहले भी देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस जंगल में भी आ जाएंगे। मैंने खतरनाक जंगलों में उन्हें देखा। कई बार मैं उनसे बचा हूं। उन पर गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वो आदमखोर होते हैं, मांस के इतने भूखे होते हैं कि वो इंसानी मांस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें मार पाना इंसानों की बस की बात नहीं है। उनसे जैसे तैसे अपनी जान बचा लेना ही समझदारी है।
मेरे दादाजी मुझे ये सब बात बता ही रहे थे, तभी मेरे दादाजी का जो दोस्त था वो वहाँ पर आ गया। उसने गाड़ी को रोका और तुरंत गाड़ी के जो दरवाजे थे उन्हें खोल दिया। मैं और मेरे दादाजी तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ गए और जैसे ही मैं और मेरे दादाजी गाड़ी के अंदर बैठे तब उस पुलिस वाले ने पूछा, क्या आप दोनों ठीक तो हैं? तभी मेरे दादाजी ने हाँ कहा और उसी जंगल में से उसी आदमखोर की चिल्लाने की आवाज़ आई। उस पुलिस वाले ने गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकाला और फिर उन्होंने पूछा, हाँ, मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुँचूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत तेज़ी से गाड़ी को लेकर आया हूँ। और फिर मेरे दादाजी ने कहा, मैंने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी और साइड पर गोली चला दी। उसे लगा कि वहाँ पर कोई है और वो उस डायरेक्शन में चला गया। बस इसी फैसले ने हमारी जान बचा ली, वरना अगर हम उसके सामने भागने की कोशिश करते तब हमारा मरना पक्का था। अब समझ आया कि वो जो लोग गायब हुए हैं, हो ना हो उन्हें इस वेंडिगो ने ही मार कर खा लिया है, तभी उनका नामो निशान नहीं मिल रहा है। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं। मुझे पहले लग रहा था कि कोई खतरनाक जंगली जानवर आ गया है इस जंगल में, लेकिन मैंने भी उसकी आवाज़ अभी अभी सुनी। मुझे कंफर्म हो गया है कि वो वेंडिगो ही है। उस दिन मैं और मेरे दादाजी वहाँ से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकले थे। उस दिन के बाद से उस वेंडिगो को उस जंगल में कहीं भी नहीं देखा गया, ना ही वहाँ से कोई गायब हुआ। कई लोग उस जंगल में वेंडिगो को देखे जाने का दावा करते हैं, लेकिन वो वेंडिगो कभी भी किसी की पकड़ में नहीं आया, क्योंकि उसे पकड़ा जा ही नहीं सकता। कहते हैं कि आज भी उसी जंगल में वो आदमखोर वेंडिगो इंसानी मांस की भूख लेकर इधर उधर घूमता रहता है और इंतज़ार करता है किसी इंसान का, ताकि वो अपनी भूख को मिटा सके। हाँ, तो ये थी कहानी वेंडिगो की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो ये कहानी है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी जो है वो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी है कमेंट करके भी बताना। नया जो चैनल बनाया है उसे भी सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से। लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, खाना नहीं खाया तो खाना खा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।